सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स के डिमांड पर आज हम एक आदर्श पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। जब हमने टीचिंग प्लान का प्रस्तुतिकरण किया था, तभी से आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं एक लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण करूं। तो आज हम एक पाठ योजना का फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और यह पाठ योजना हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पर आधारित है, हार्वर्ड अप्रोच पर आधारित है, हार्वर्ड उपागम पर आधारित है। दोस्तों, पाठ योजनाएं बनाने के कई अप्रोच हैं। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम BS ब्लूम उपागम, मॉरिसन उपागम आदि के संबंध में भी बताएंगे कि इन्होंने किस तरह की पाठ योजना बनाई थी। आज हम हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पर आधारित पाठ योजना इसलिए बना रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में यही व्याप्त है और इसी के माध्यम से प्रायः शिक्षण कक्षाओं में किया जाता है। तो आइए देखते हैं यह पाठ योजना हमें किस प्रकार बनानी है। तो दोस्तों, ये है हमारा पाठ योजना का प्रारूप। सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना क्रमांक 1, 2, 3, जो भी हमें लिखना होगा, 1, 2, 3 जो भी हम बनाते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो शिक्षक है, जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जिस विद्यालय के लिए पाठ योजना बना रहे हैं, वहाँ पर उस विद्यालय का नाम रहेगा। फिर यहाँ पर जिस दिन आप पाठ को पढ़ा रहे हैं वह दिनांक, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं वह कक्षा, कक्षा का जो वर्ग है या सेक्शन है उसका उल्लेख यहाँ पे करेंगे। फिर जो विषय है उस विषय का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। जिस कालखंड में आप पढ़ा रहे हैं उस कालखंड का जिक्र यहाँ पर करेंगे और यहाँ अवधि का जिक्र करेंगे। अगर 40 मिनट का पीरियड है तो यहाँ पर 40 मिनट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रकरण लिखा जाएगा। तो प्रकरण का तात्पर्य है टॉपिक अथवा शीर्षक, पाठ का नाम नहीं, बल्कि एक पाठ के अंदर कई टॉपिक या कई अवधारणाएं होती हैं। इसके पहले जो हमने बताया था कि एक पाठ में कई अवधारणाएं होती हैं, कई पीरियड होते हैं और एक पीरियड का, एक कालखंड का एक पाठ योजना बनती है। तो यहाँ पर प्रकरण में हम कोई एक टॉपिक लिखेंगे। ये ध्यान रहे आपको, पाठ नहीं, टॉपिक, शीर्षक, एक अवधारणा यहाँ पर होगी, वो टॉपिक हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो हम लिखेंगे ये विषय पर आधारित होते हैं। अगर हम गणित पढ़ाने जा रहे हैं तो हम गणित के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और इस प्रकार लिखेंगे कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करना या गणित विषय का दैनिक जीवन में उपयोग की कुशलता पैदा करना। तीसरा, गणित के महत्व को बताना। चौथा, गणितीय अभिवृत्ति विकसित करना। इस तरह से हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जितने हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, ये ध्यान रहे कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं विषय से प्रभावित होते हैं और उनका संबंध सीधे विषय से होता है। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, अगर हम मान लीजिए कि लघुत्तम पढ़ाने जा रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य जो होगा, सीधे कहने का मतलब कि विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होगा। अगर प्रकरण में आपने लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करने के लिए
पाठ्य योजना बनाई है तो महत्तम समावर्तक का अध्ययन करना, तो विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे कि महत्तम समावर्तक का विशेष ज्ञान देना। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। और विशिष्ट उद्देश्य में और लिख सकते हैं, अगर लघुत्तम या महत्तम समावर्तक का जो कार्य है उसके बारे में भिन्न ज्ञात करने में छात्रों की मदद करना, या भिन्न ज्ञात करने के उद्देश्य से अगर हम जब भिन्न ज्ञात करते हैं तो भी लघुत्तम या महत्तम का काम पड़ता है, तो भिन्न की अवधारणाओं को समझने के लिए ये भी हम विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं। तो यानी विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा होगा, कहने का तात्पर्य कि प्रकरण पर आधारित होगा। उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, जो हम सहायक सामग्री लेते हैं वो सहायक सामग्री यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आप जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर आप वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं तो एक चूड़ी भी ले सकते हैं, एक रिंग भी ले सकते हैं, एक रोटी भी ले सकते हैं। तो सहायक सामग्री अगर आप वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ले सकते हैं। और आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप कोई पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो एक पौधे को उखाड़ के भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर पौधा भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि अगर लिखेंगे तो शिक्षण विधियों में आप जो पढ़ाने जा रहे हो, आपके पाठ के प्रकृति के अनुसार जो विधि हो, जैसे व्याख्यान विधि हो, प्रश्नोत्तर विधि हो, आगमन विधि हो, निगमन विधि हो, खेल विधि हो, प्रयोजना विधि हो, जो भी विधि हो, आपके पाठ की प्रकृति के अनुसार विधि का सिलेक्शन होगा और उस हिसाब से आप वहाँ पर, अगर आप कोई इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अगर आप कोई सूत्र निगमित करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई आगमन विधि लिख दीजिए। अगर किसी सूत्र से ब्याज निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर निगमन विधि लिख दीजिए। माने कुल मिलाकर के आप के पाठ की प्रकृति जिस प्रकार की है उस प्रकार विधि लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर आप शिक्षण विधि लिख देंगे कि आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिख देंगे। आप जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसका पूर्व ज्ञान बच्चे को है। जैसे कि मान लीजिए आप लघुत्तम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, तो यदि लघुत्तम पढ़ाने जा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे आप? बच्चे को गुणनखंड का ज्ञान है तभी तो लघुत्तम बनेगा। बच्चे को पहाड़ा आता है तभी तो लघुत्तम बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में गुणनखंड और लघुत्तम का ज्ञान है बच्चों को। ये आप गुणनखंड और पहाड़े का ज्ञान बच्चे को है अगर आप लघुत्तम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखने हैं पूर्व ज्ञान में? पहाड़ा और गुणनखंड का ज्ञान बच्चों को है। अब यहाँ पर प्रस्तावना है। उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना पर। अब प्रस्तावना जो होती है, वास्तव में प्रस्तावना पाठ की आधा जान होती है। अगर आपकी प्रस्तावना ही अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए कि आप आधा हार चुके हैं। तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तावना अगर आप कर रहे हैं, प्रस्तावना के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो प्रश्न सभी पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। बच्चों का आकलन करने के लिए प्रस्तावना होती है। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप प्रस्तावना हम क्यों करते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न हम क्यों करते हैं। इसलिए कि बच्चे का हम एसेस कर रहे हैं, बच्चे को हम आकलन कर रहे हैं।
और प्रस्तावना जो हमारी होती है वो बच्चों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करने के लिए भी होती है। जब हम प्रस्तावना के प्रश्न जब करते हैं तो बच्चों में पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है और बच्चों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य भी प्रस्तावना करती है। इस प्रकार से प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रस्तावना के प्रश्न बहुत ही सोच विचार करके करने चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। यहाँ सरल क्रमांक, ये हमारा प्रस्तावना ये जो हमारा प्रारूप है ये देख रहे हैं आप, कॉलम जो हमने बनाया है इस तरह से कॉलम बनाएंगे। सरल क्रमांक, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न, अर्थात प्रस्तावना के प्रश्न कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न होंगे और यहाँ पे उत्तर होंगे। अब यहाँ पर दो तरह के उत्तर निकलते हैं। यहाँ पर अंतिम जो प्रश्न होगा उसका स्वरूप दो तरह का होगा। पहला प्रश्न होगा कि बच्चे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेगा तो बच्चे उसका उत्तर दे दिए। दूसरा प्रश्न अगर हम करते हैं तो पुनः उसका उत्तर बच्चे दे दिए। और तीसरा प्रश्न जब हम करते हैं, जो हमारा जो प्रकरण है, हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है, अगर ये डायरेक्ट अगर बच्चा कह देता है अंतिम प्रश्न, प्रस्तावना ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा प्रस्तावना के प्रश्न में हमें नहीं उलझना चाहिए। हमारी प्रस्तावना छोटी होनी चाहिए, 3 4 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और 3 4 मिनट के अंदर हमारी प्रस्तावना हो जानी चाहिए। और प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न जो होता है वो उसका उत्तर बच्चे कह दें जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, बच्चे अपने से कह दें। अर्थात अगर बच्चे नहीं कह पाते हैं, कोई बिल्कुल नई चीज़ होती है, तो वो भी वहाँ पर हम प्रश्नवाचक वाक्य लगा देते हैं। अगर या कि बच्चों ने उत्तर दे दिया, दो स्थितियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं, या कि अंतिम प्रश्न का उत्तर बच्चों ने दे दिया और बच्चों ने वही कहा जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, तो हम कहते हैं बच्चों आज हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और यदि बच्चों ने उत्तर नहीं दिया तो वहाँ पर हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ये अंतिम वाला प्रश्न जो हो गया समस्यात्मक हो गया और उस समस्या का समाधान हम अपने प्रस्तुतिकरण में करेंगे। तो अंतिम प्रश्न के सामने हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना में हमारी दो चीज़ें निकल के आती हैं, या कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा या कि वह प्रकरण जो हम पढ़ाने आ जा रहे हैं वह बच्चे कह देंगे। दो चीज़ें आती है। अब हम उद्देश्य कथन, अगला है उद्देश्य कथन। क्या है उद्देश्य कथन? या कि बच्चे कह दें, या कि अगर बच्चे नहीं कह पा रहे हैं तो शिक्षक स्वयं कहता है कि आज हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं, वही हमारा ये उद्देश्य कथन है। अब है प्रस्तुतिकरण। अब अभी हमने बताया कि प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना आपके पाठ का आधा जान होती है, उसी प्रकार प्रस्तुतिकरण आपके पाठ का दूसरा आधा जान होती है। अगर प्रस्तुतिकरण आपका बेकार हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब प्रस्तुतिकरण में कितने हम कॉलम बनाते हैं? 4। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया। एक चीज़ और देखिएगा, जो बीएड ट्रेनीज होंगे वो यहाँ पर छात्राध्यापक लिख सकते हैं। शिक्षक क्रिया जहाँ है तो शिक्षक / छात्राध्यापक क्रिया। यहाँ पर भी प्रस्तावना के प्रश्न जहाँ है शिक्षक कथन / छात्राध्यापक कथन, चूँकि ये बीएड ट्रेनीज भी इसको बनाते हैं। तो ये हो गया शिक्षक क्रिया / छात्राध्यापक क्रिया, ये हो गया छात्र क्रिया और ये हो गया श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु यहाँ पर होगा। शिक्षण बिंदु 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
एक अवधारणा को बताने के लिए दो भी शिक्षण बिंदु हो सकते हैं। ये आपके पाठ पर निर्भर है, आपके पाठ की प्रकृति पर निर्भर है, और उतने बिंदुओं को हम क्लियर करते हैं। और जो हम यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखते हैं उसी पर आधारित हमारा पहला प्रश्न होगा, विकासात्मक प्रश्न इसको हम कहते हैं। ये जो हम प्रश्न करेंगे वो पाठ के विकास में जो प्रश्न होगा, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रश्न होगा वो विकासात्मक प्रश्न है। आपके पाठ को बढ़ाने का विकास कर रहा है वो प्रश्न। तो ये जो हमारे प्रश्न होंगे हमारे शिक्षण बिंदु पर आधारित प्रश्न होंगे। जो प्रश्न यहाँ पर होगा, तो जो कुछ भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं तो बच्चा उसका उत्तर देगा अथवा नहीं देगा। अगर देता है एकदम सही उत्तर तो यहाँ पर आप लिखेंगे, वह उत्तर लिखेंगे और कक्षा से कहेंगे बिल्कुल सही, जिससे सभी बच्चे जान जाएं कि हाँ यह उत्तर सही है। आप उसे बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे और पूरी कक्षा को रीइंफोर्समेंट देंगे कि हाँ ये उत्तर सही है। पुनः आप दूसरा प्रश्न करेंगे। बच्चे ने अगर पुनः दूसरा प्रश्न सही कर दिया तो आप पुनः उसका उत्तर लिखेंगे और पुनः उसे आप रीइंफोर्स करेंगे उस उत्तर को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शाबाश, जिससे बच्चे जान जाएं कि यह उत्तर सही है। और आप यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न पुनः आप करते हैं। अगर बच्चा मान लीजिए कि उसका उत्तर नहीं दे पाता है तो आप यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण देंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर उसे स्पष्टीकरण देंगे। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप। यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण में आपको स्वयं को लिखना है। और श्यामपट्ट कार्य वाली चीज़ें आप जो जानते हैं कि श्यामपट्ट कार्य है तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो व्यवस्थित लिखना है वो स्पष्टीकरण में लिखेंगे। पुनः प्रश्न करते हैं। पुनः बच्चों से अगर बच्चे उत्तर दे देते हैं तो यहाँ पर अगर बच्चे उत्तर नहीं देते हैं तो आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। बच्चे उत्तर नहीं देते हैं तो स्पष्टीकरण में, अगर दे देते हैं तो छात्र क्रिया में लिखना है। और यदि बच्चे उत्तर तो देते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देते हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रश्न स्पष्टीकरण करते हुए आपको नीचे चले जाना है और जो श्यामपट्ट कार्य होगा उसको यहाँ पर लिखते जाना है। और उसके बाद आपका पूरा जब प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है तो आगे काम आता है कि बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा। और बच्चों ने यदि सीखा या नहीं सीखा इसका ज्ञान आपको कैसे होगा? वो मूल्यांकन से होगा। और मूल्यांकन कैसे होगा? आप प्रश्न पूछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन के लिए 2, 3, 4 प्रश्न कक्षा से पूछ लेंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा। और उसके बाद जो प्रश्न का जवाब कुछ गलत आ रहे हैं, आपको पुनः उसका उत्तर देना पड़ रहा है, तो 2-4 क्वेश्चन आप उनको इस प्रकार से कुछ कठिन क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क के लिए दे दीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे 3-4 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए भी लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर, तो छात्राध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपकी ये पूरी पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप अच्छे से सुनेंगे, बार बार हमारा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निश्चित है कि आपके दिमाग में चाहे जो विषय हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, एक टेक्निक चाहिए, एक तकनीक चाहिए पाठ योजना की। उस तकनीक को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और यह उम्मीद है कि आप इस पाठ योजना को अच्छे से बना लेंगे। किसी भी विषय की पाठ योजना को आप अच्छे से बना लेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम बहुत ही उपयोगी स्टडी मटेरियल आपके समक्ष
प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके बाद अगर आपके डिमांड होगी, हमारे कमेंट के माध्यम से अगर मिलती है, तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी और मॉरिसन योजना, मॉरिसन उपागम भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और भी आपके समक्ष परीक्षाोपयोगी, वो चाहे परीक्षाएं विभागीय हों और चाहे फ्रेश हों, एक अच्छी सामग्री हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और अंत में आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो, और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।